अब यू शेप का कर्व जो होता है उसमें मिनिमम डेविएशन का मैंने केस बताया था कि जैसे जैसे आप इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आप इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करोगे, एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होता जाएगा और एक पॉइंट आएगा जहां पे मिनिमम डेविएशन होगा और उसके बाद फिर एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये केस था। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं मिनिमम डेविएशन का केस होता है। इस केस में आपका मिनिमम डेविएशन होता है। तो मिनिमम डेविएशन के केस पे एक फॉर्मूला हमें ड्राइव करना होता है जिसे हम बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। क्या कहते हैं? प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है। हम्म, तो अभी हम निकालेंगे प्रिज्म फॉर्मूला का केस करेंगे। तो प्रिज्म फॉर्मूला में जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम सेम ही बनता है, कुछ अलग नहीं है। जो पीछे आपने एंगल देख बनाया था प्रिज्म का डायग्राम, वही डायग्राम यहाँ पे भी बनता है। तो डायग्राम तो सेम बनेगा, दैट इज ये नॉर्मल आपने ड्रॉ कर दिए और ये रे आई, इंसिडेंट एंगल जो एंगल आई बनाया, रे ऑफ एंगल डेविएट हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये रे कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे। ठीक है। बेसिकली जो रे होती है पैरेलल होगी तो यहाँ पे, और ये रे ऐसे चलेगी तो ये पॉइंट आपका एंगल ऑफ डेविएशन का बन गया। तो ये हम ले रहे हैं मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है। और ये एंगल जो बन गया नॉर्मल के साथ आई डैश। तो एट द एट मिनिमम डेविएशन, जब मिनिमम डेविएशन होता है, मिनिमम डेविएशन का केस जो होता है, एट मिनिमम डेविएशन यानी कि डेल्टा एम जब होगा, तो उस केस में आई जो होता है वो आई डैश के इक्वल होता है और आर जो होता है वो आर डैश के इक्वल होता है। ठीक है, मिनिमम डेविएशन के केस में आई जो होता है वो आई डैश के बराबर होता है और आर डैश जो होता है वो आर जो होता है वो आर डैश के बराबर होता है। और जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है उसको हम मिनिमम डेविएशन मान लेते हैं ये। ठीक है, ये जो मैंने बनाया। तो अब इसके बेस पे हमने लास्ट क्लास में कुछ रिलेशंस निकाले थे, उसमें वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक रिलेशन निकाला था एज ए इज इक्वल टू जो होता है R1 प्लस R2 होता है, जिसको हम आर या आर डैश ले लेते हैं। ठीक है, दो आर प्लस आर होता था, R1 प्लस R2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसको प्लस करोगे मतलब कि दोनों का एंगल सेम है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू आर प्लस आर विच इज इक्वल टू 2R, यानी कि आर इज इक्वल टू क्या मिल गया, A/2। दूसरा अगर आप देखोगे, एक आपने एंगल ऑफ डेविएशन देखा जिसमें आपने फॉर्मूला बनाया था एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए। ठीक है, आई प्लस आई डैश माइनस ए। तो ये एक आपने केस देखा था जिसमें अगर आप देखो तो ये यहाँ पे मिनिमम डेविएशन हो चुका है, तो ये मिनिमम डेविएशन हो जाएगा। आई और आई दोनों सेम है एंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा, आई प्लस आई माइनस ए, तो ये हो जाएगा 2i माइनस ए। तो 2i इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन प्लस ए, तो i इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, मिनिमम डेविएशन प्लस A/2। तो आपको क्या मिला, i इज इक्वल टू मिनिमम डेविएशन प्लस A/2 मिल गया आपको। अब आगे क्या कर सकते हो, अब आप लगाएंगे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ अगर आप अप्लाई करते हो, स्नेल्स लॉ अगर आप अप्लाई करते हो तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करने पे स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ओके आर, ठीक है, साइन आई बाय साइन आर।
तो साइन आई बाय साइन आर आप यूज करते हो, तो साइन आई की वैल्यू आपने क्या निकाली, म्यू इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू क्या निकाली आपने, आपने निकाली एंगल ऑफ डेविएशन प्लस ए बाय टू अपॉन में साइन आर, आर की वैल्यू क्या निकाली आपने, ए बाय टू। ये जो फॉर्मूला है इसको हम बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। और ये जो केस है ये मिनिमम डेविएशन के केस में है, ध्यान रखना। मिनिमम डेविएशन का केस होता है उसमें ये प्रिज्म का फॉर्मूला बनता है। क्लियर है सभी को? एंगल आई डैश के बराबर होगा, एंगल आर आर डैश के बराबर होगा, और एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम डेविएशन का केस होगा। तो मिनिमम डेविएशन के केस में आई इज इक्वल टू आई डैश होता है और आर इज इक्वल टू आर डैश होता है। तो हमने जो इक्वेशन दो पीछे डेरिवेशन में रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म वाले केस में इक्वेशन निकाली थी, तो उसमें आर इज इक्वल ए इज इक्वल टू आर प्लस आर होता है, आर वन प्लस आर टू होता है, दोनों इक्वल है तो टू आर इज इक्वल टू ए हो जाएगा और आर इज इक्वल टू ए बाई टू। इसी तरीके से इक्वेशन आपने पढ़ी थी एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए, ये लास्ट क्लास की नोट्स में आप देख सकते हो। तो मिनिमम डेविएशन आई और आई डैश इक्वल है, तो आई और प्लस आई क्या हो जाएंगे, टू आई। तो आई इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, मिनिमम डेविएशन प्लस ए बाय टू। ये आपको आई और आर की वैल्यू मिल गई। स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करते हो तो साइन आई बाय साइन आर, और आई इज इक्वल टू क्या है, तो आई की वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू पुट कर दी, और आपका रेशो आ गया म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, क्लियर सभी को? निशु, चंचल, दिव्यांशु, कशिश, समीर? यस सर। सर आपका नेट स्लो है क्या आज? बस ब्लर ब्लर सा आ रहा है थोड़ा, मतलब नेट बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा। नेट स्लो नहीं है, ये आज जूम ही दिक्कत कर रहा है, अच्छा, जूम दिक्कत कर रहा है। नोट्स तो ब्लर ब्लर, जूम पहले स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, बड़ी इसमें बार बार डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद है एक फॉर्मूला हम और निकालेंगे। कर लिया नोट सभी ने? चंचल, दिव्यांशु, कशिश, निशु? हो जाए तो डन लिख देना। चंचल डन, निशु, दिव्यांशु डन, दिव्यांशु डन, कशिश? यस सर। डन, ओके। तो एक है फिर स्मॉल एंगल डेविएशन, हम देख लेते हैं। अगर इस एंगल्स बहुत छोटे हैं, यानी कि जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन 10 डिग्री होता है, तो उस केस में हम क्या केस कर सकते हैं। तो जैसे देखो, इफ एंगल्स आर स्मॉल, तो म्यू इज इक्वल टू फ्रॉम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, ये आर, तो एंगल स्मॉल है तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बाय आर। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू आर।
ठीक है, एक ये आपको मिल गया। दूसरा अगर आप देखो, म्यू इज इक्वल टू साइन आई डैश अपॉन में साइन आर डैश। तो अगेन एंगल स्मॉल है तो ये क्या हो जाएगा, आई डैश अपॉन में आर डैश। तो आई डैश इज इक्वल टू क्या मिल गया, म्यू आर डैश। तो फ्रॉम इक्वेशन अगर आप देखो ये वाला जो इक्वेशन है, इसको अगर देखें कंटिन्यू करते हुए, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए। तो एंगल ऑफ डेविएशन आई किसके बराबर है, म्यू आर के, माइनस नहीं प्लस आई डैश किसके बराबर है, म्यू आर डैश के और माइनस ए। तो म्यू कॉमन ले लिया जाए तो आर प्लस आर डैश माइनस ए। तो आर प्लस आर डैश किसके बराबर है, आर प्लस आर डैश ए के बराबर है ना। तो आर म्यू ए माइनस ए को भी कॉमन ले लोगे तो म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो एक रिलेशन ये आता है व्हेन, ये कब यूज करोगे, जब एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन 10 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन 10 डिग्री हो। ठीक है, बहुत छोटे एंगल्स के लिए। क्लियर है, इसको नोट कर लेंगे, हो जाए तो बता देना, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। डन। सर ये वाली लाइन कहाँ से आ गई, आर कौन सी, प्लस आर इक्वल्स टू ए? यहाँ से आ गई। अच्छा, इसी के आगे से। हाँ, लास्ट डेरिवेशन, ये दो इक्वेशन तो यूज करी हैं, ये पहले यूज करी है उसमें, फिर ये यूज कर लिया है। आगे नोट में डाल के लिख सकते हो, उसके आगे नोट में डाल के लिख सकते हो। हाँ, नोट में डाल के लिख सकते हो। डन समीर, दिव्यांशु। यस सर। सर मेरा तो बहुत ज़्यादा ही वो हो गया, अब तो रुक भी रहा है। बहुत ज़्यादा ही ब्लर हो गया, मतलब फिर आपका नेट स्लो चल रहा है, मेरा तो ठीक ही चल रहा है, मेरी तो स्पीड सही आ रही है। चंचल को दिख रहा है, कशिश आपको दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। तो कशिश को दिख रहा है, निशु को दिख रहा है, दिव्यांशु को दिख रहा है। नेट में दिक्कत, तेरे नेट में दिक्कत आ रही है फिर। अजय बाकी सारे कहाँ हैं? लीव करके वापस ज्वाइन करने से ठीक हो जाएगा। लीव करके ज्वाइन करो दोबारा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कशिश का कहना है। समीर जी आप ट्राई कर सकते हैं। सर मैं रिकॉर्डेड देख लूंगा। अच्छा, तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट जाते हैं, ये चीज आपने देख ली। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट पढ़ा है बचपन में, बचपन में कह रहा हूँ, 10th में पढ़ा है। Splitting of white light into its 7 constituent color is known as dispersion of light। ठीक है,
डिस्पर्जन ऑफ लाइट कह लो या डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट कह लो, ठीक है। जब वाइट लाइट रेज में एंटर करती है तो वो अलग अलग कलर में डेविएट होती है। रेड विबिग्यो, ठीक है। तो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में क्या होती है, डेविएट करती है। तो ये इस तरीके से जिसको स्प्लिटिंग को हम क्या कह देते हैं, डिस्पर्जन। यानी कि 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में अगर वो डेविएट हो जाता है तो इसको हम क्या कह देते हैं, डिस्पर्जन कह देते हैं। और ये क्या है, वाइट लाइट, ठीक है। ये क्या है, वाइट लाइट, जिसको हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो जब भी कोई लाइट ग्लास प्रिज्म से पास होती है तो वो अपने 7 कलर्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो इसी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं डायग्राम के साथ। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, the phenomena of splitting of white light into its component colors, into its component colors, into its component colors on passing through a, on passing through a, on passing through a on passing through a refracting medium is called dispersion of light. Passing through a refracting medium is called dispersion of light. नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो, द पैटर्न ऑफ द कलर्ड बैंड्स, the pattern of the color bands obtained on the screen, the pattern of the colored band obtained on the screen is called spectrum, is called spectrum। ये जो कलर है ये आप किस पे पाते हो, एक स्क्रीन पे पाते हो, तो इसको हम क्या कह देते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम। क्लियर है। फिर न्यूटन जी आए, न्यूटन जी ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। न्यूटन जी ने क्या करा कि ये जो डिस्पर्जन हो रहा है इसमें इन्होंने क्या कर दिया, एक उल्टा प्रिज्म करके रख दिया। तो जब इसको उल्टा करके रखोगे, ऐसे दो प्रिज्म को अगर आप उल्टा करके साथ में रख देते हो तो जो रिफ्रैक्शन होता है तो ये जो होता है, मतलब स्प्लिटिंग हुई, दूसरे प्रिज्म में पड़ा, वापस से व्हाइट लाइट बन गई। यानी कि जब दो प्रिज्म को उल्टा करके आप यानी अपोजिट साइड में एक साथ रखेंगे तो जो डिस्पर्जन है वो रिवर्स हो जाता है। डिस्पर्जन है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, यानी कि व्हाइट लाइट ही बाहर आती है। ये न्यूटन का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। इतना ही है, ये तो इतना ही है। फिर उसके बाद स्प्लिटिंग क्यों होती है, ये जो 7 कलर्स में जो स्प्लिटिंग हो रही है व्हाइट लाइट का, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई दे सकता है आंसर इसका कि ऐसा क्यों हो रहा है? एनीवन जो दे सकता हो इसका आंसर?
कोई नहीं है। इसका रीजन ये है कि जो व्हाइट कलर, जो व्हाइट लाइट है उसमें अलग अलग कलर हैं, वो अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पे डेविएट होते हैं। तो जब अलग अलग एंगल पे डेविएट होते हैं तो वो क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, 7 कलर्स दिखने लग जाते हैं। इसलिए कॉज ऑफ डिस्पर्जन लिखेंगे, कॉज ऑफ डिस्पर्जन, कॉज ऑफ डिस्पर्जन। कॉज ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, ईच कलर ऑफ लाइट इज associated with a definite wavelength. Each color of light is associated with a definite wavelength. So the each color deviates. So the each color deviate at different angles. So the each color deviates at different angles. Different angles. ठीक है, तो ये इसका कॉज हो गया। अब आपको पता है कि जो डेविएशन है वो डेविएशन बहुत छोटा है, यानी कि इनका जो एंगल ऑफ डेविएशन है, डेविएट होते हैं तो बहुत छोटे छोटे डेविएट होते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन बहुत कम कम होता है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा डेविएट कौन हो रहा है, वॉयलेट कलर। सबसे ज्यादा डेविएट कौन हो रहा है, वॉयलेट कलर। और सबसे कम डेविएट कौन हो रहा है, रेड कलर। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन डेविएट हो रहा है, वॉयलेट कलर, और सबसे कम डेविएट कौन हो रहा है, रेड कलर। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हो कि सबसे ज्यादा कौन हो रहा है, सबसे कम कौन हो रहा है। नेक्स्ट एक चीज बनती है एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन। अब एंगुलर डिस्पर्जन कैसे देखेंगे, देखो एंगुलर डिस्पर्जन मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि वॉलेट कलर जिस एंगल से डेविएट हो रहा है और रेड कलर जो जिस कलर से डेविएट हो रहा है, जिस एंगल से डेविएट हो रहा है, उनके बीच का अगर आप डिफरेंस निकाल दो तो उसको हम क्या कह देते हैं, एंगुलर डेविएशन। ठीक है, तो एंगुलर डेविएशन अगर डायग्राम के बेस पे दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से होगा कि ये रे आई, तो ये जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे सीधी, बट ये आई, तो जो एंगल ऑफ रे है वो डेविएट हुई। तो डेविएट होने का मतलब ये हुआ, और ये मान लो तो ये हुआ। तो अगर आप देखोगे तो ये एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर हो गया, और ये एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉलेट कलर हो गया। तो आपको ये वाला एंगल निकालना है, यानी डिफरेंस निकालना है। रेड में से सॉरी वॉलेट में से रेड को माइनस कर दोगे तो एंगल ऑफ डेविएशन वॉलेट माइनस रेड, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, क्या मिल जाएगा, एंगुलर डिस्पर्जन। इसकी डेफिनेशन लिख लो, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द two extreme colors, the angular separation the angular separation between the two extreme colors, violet and red, the angular separation between the two extreme colors, violet and red, in the spectrum is called the angular dispersion. The angular separation between the two extreme colors, violet and red, in the spectrum is called the angular dispersion. ठीक है, तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर याद हो, हमने एक फॉर्मूला अभी हमने निकाला था μ-1 स्मॉल एंगल के लिए, तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो बाय द फॉर्मूला, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वॉलेट के लिए आपका बन जाएगा μ-1 एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा ये वॉलेट के लिए होगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से रेड के लिए निकालोगे,
फॉर वॉयलेट कलर, और ये आप निकालोगे रेड कलर के लिए, फॉर रेड कलर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमने अभी जो लास्ट टॉपिक में हमने निकाला, ये जो फॉर्मूला था उसके बेस पे हमने वॉलेट के लिए फॉर्मूला बना लिया और रेड के लिए फॉर्मूला बना लिया। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। डिफरेंस निकालने के लिए क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो माइनस करोगे तो कैसे करोगे, देखो, एंगुलर डिस्पर्जन, वो क्या होगा, डेल्टा वी, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर माइनस एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। इसको कैपिटल आर से दिखाओ, कैपिटल आर। ठीक है, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो म्यू वी माइनस वन इंटू में ए माइनस म्यू आर माइनस वन इंटू में ए को अगर कॉमन लेते हो तो ए अगर कॉमन ले लिया तो बचा म्यू वी माइनस वन माइनस म्यू आर प्लस वन। तो माइनस वन से माइनस वन कैंसिल हो गया, तो ए इंटू में क्या बच गया, म्यू वी माइनस म्यू आर। ये क्या आ गया आपका, एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया, इसको नोट कर लो। और किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, एनी डाउट्स, कोई भी डाउट्स। हो जाए तो बता देना। डन, सभी का डन। कशिश, यस सर। ठीक है। तो आपने देखा, हमने प्रिज्म फॉर्मूला पढ़ा, फिर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के कुछ फॉर्मूलेज पढ़े, जिसमें हमने ए प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू पढ़ा। एक हमने आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म यानी ए पढ़ा। फिर हमने प्रिज्म फॉर्मूला पढ़ा। फिर एक और स्मॉल एंगल के लिए फॉर्मूला पढ़ा, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू में ए। एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला पढ़ा। तो ये कुछ हमने फॉर्मूलेज पढ़े हैं। तो इसी के बेस पे कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल of an equilateral prism for which the angle of minimum deviation is 60 डिग्री। यानी एंगल ऑफ डेविएशन जो दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है, मिनिमम डेविएशन। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। अब अगर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का केस दे दिया है और क्या बोल रहा है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो क्वेश्चन में अगर इक्विलेटरल प्रिज्म है तो इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब है 60 60 60। तो ये 60 डिग्री का हुआ, यानी एंगल ए कितने का हो गया, 60 डिग्री का। ऊपर से बोल रहा है कि मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म फॉर विच द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री। ठीक है, तो ये केस हो गया। अब मिनिमम डेविएशन का केस होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाय टू अपॉन में साइन ए बाय टू। वैल्यू पुट करोगे तो साइन डेल्टा एम कितना है, 60 प्लस 60 अपॉन में टू अपॉन में साइन 60 बाय टू।
तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन 120/2 यानी 60, तो साइन 60 अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा साइन 30, तो ये आया म्यू। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। 3/2। हाँ, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया √3। तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया √3। समझ में आया सभी को कैसे निकाला हमने? इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। तो आंसर आ गया म्यू इज इक्वल टू √3। हमने क्या लगाया, प्रिज्म फॉर्मूला लगा दिया। क्यों? क्योंकि उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा था और मिनिमम डेविएशन का कंडीशन दिया था। तो जब भी मिनिमम डेविएशन का कंडीशन देगा तो सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ रे ऑफ लाइट passes through an equilateral glass prism। अब देखो यहीं पे पता चल गया equilateral glass prism में तो A इज इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री। A ray of light passes through an equilateral glass prism such that angle of incidence is equal to the angle of emergence, यानी कि I is equal to I dash। sorry, angle of incidence is equal to the angle of emergence if the angle of emergence is 3/4 times the angle of the prism। ठीक है, क्या कह रहा है, एंगल ऑफ इमरजेंस जो है वो 3/4 है एंगल ऑफ प्रिज्म के, यानी कि जो आई डैश हो गया वो आई डैश क्या हो गया 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म यानी कि ए। तो बोल रहा है कि कैलकुलेट फर्स्ट पॉइंट द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए बोल रहा है, एंड सेकेंड पार्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि a ray of light passes through an equilateral glass prism। तो equilateral glass prism मतलब कि A is equal to हो गया 60 डिग्री। as such that angle of incidence is equal to the angle of emergence, यानी एंगल जो I है वो एंगल I डैश के इक्वल है। आगे क्या बोल रहा है, if the angle of emergence is 3/4 times the angle of prism, यानी कि एंगल ऑफ इमरजेंस यानी कि I डैश जो है वो 3/4 टाइम्स है A के। ठीक है, तो कितना आएगा ये 3/4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा शायद तो ये 18 और कितना हो जाएगा 45 है, 45 डिग्री। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री, यानी आई और आई डैश किसके बराबर आ गए 45 डिग्री के। तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालिए। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में एंगल ऑफ डेविएशन, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस ए। तो आई कितना है 45, आई डैश कितना है 45 माइनस ए कितना है 60 डिग्री। तो 45 45 90 माइनस 60 कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये आ गया एंगल ऑफ डेविएशन, 30 डिग्री क्या आ गया एंगल ऑफ डेविएशन। फिर बोल रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म, इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास प्रिज्म में आपको निकालने के लिए कहेगा। आप देखो दूसरी कंडीशन आपसे यहाँ से क्या पता चलती है कि अगर आई और आई डैश इक्वल हैं, आई और आई डैश इक्वल है तो ये कौन सा कंडीशन हो गया मिनिमम डेविएशन का। ठीक है, आई और आई डैश इक्वल हो गए तो ये कौन सा कंडीशन हो गया मिनिमम डेविएशन का। सेकंड केस में क्या क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो म्यू इज इक्वल टू लगा देंगे साइन डेल्टा एम प्लस A/2 बाय साइन A/2। तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एम यानी 30 प्लस 60/2 अपॉन में साइन 60/2, तो कितना आ जाएगा साइन 45 अपॉन में साइन 30। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, रूट साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा √2। ठीक है, 1/√2 इंटू 2/1/2, तो ये आंसर आ जाएगा √2। तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया √2। क्लियर है सभी को? क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, मैं न्यू लिंक भेज रहा हूँ, वो उसी लिंक से ओपन होगा क्योंकि आज वो वाला कॉमन वाला चल नहीं रहा है। तो न्यू लिंक अभी भेज रहा हूँ, उससे रिकनेक्ट करिए आप, ये क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
A ray of light incident on an equilateral glass prism shows minimum deviation of 30 degree. Calculate the speed of light through the prism. तो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, तो इक्विलेटरल बताया जा रहा है तो इसका मतलब आपको सिंपल पता चल जाना है कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो क्या है, आपका 60 डिग्री का है। एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। फिर बोल रहा है इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म शोज मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री, तो मिनिमम डेविएशन कितने का हो गया, 30 डिग्री का, तो मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ थ्रू द प्रिज्म निकालना है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगा दोगे, साइन अपॉन में साइन a/2। तो अगर आप देखोगे ये डेल्टा 30 प्लस 60 90 यानी कि 45 अपॉन में कितना आ जाएगा, 30। अगेन वही चीज हो गया ये वाला केस, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, √2। अब √2 आपका म्यू आया है, तो √2 अगर म्यू आया है और आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालने के लिए बोल रहा है, तो एज हमें ये भी पता है कि जो म्यू होता है वो c/v होता है। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c/v होता है, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, c/म्यू हो जाएगा, और c होता है 3 × 10⁸ और म्यू आपने निकाला है √2 जिसकी वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, 1.414। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जाएगा 2.12 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, 2.12 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। उसके बाद इसमें बचते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये भी बच रहा है हमारा। कर लिया नोट सभी ने, तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट। छोटे छोटे टॉपिक करा देते हैं, फिर बाकी लास्ट टॉपिक बचेगा उसको मतलब इंस्ट्रूमेंट बचेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, बेसिकली जब लाइट एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उससे टकरा कर जब वो स्कैटर करते हैं तो उसको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कह दे रहे हैं। यानी कि वो डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं किसी अपने पाथ से, और वो किस वजह से हो रहे हैं, किसी पार्टिकल, उनके पाथ में कोई पार्टिकल आ जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, तो उससे वो इंटरेक्ट होके वो अपने पाथ से डेविएट हो जा रहे हैं, तो उसको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कह दे रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, this is the phenomena in which scattering of light, this is the phenomena in which light is deflected, this is the phenomena in which light is deflected from its path, light is deflected from its path due to its interaction with the particles of due to its interaction with the particles of the medium through which it passes. ठीक है, दूसरे वर्ड में अगर हम कहें तो बेसिकली अगर लाइट किसी पार्टिकल पे पड़ रही है तो वो उसे अब्जॉर्ब कर रहा है, फिर उसके बाद उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, री स्प्रेड कर रहा है, री रेडिएट कर रहा है, इस तरीके से, मतलब एक चारों डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में उसको फैला देना, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल। अब इसमें क्या है कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ये कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, दैट इज
कि किस मीडियम से पास हो रहा है, दूसरा कि साइज ऑफ पार्टिकल कैसे है। जिस पार्टिकल के थ्रू ये स्कैटर कर रहा है उस पार्टिकल का जो साइज है, जिसे हम ए से डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे, तो अगर वो साइज ऑफ पार्टिकल यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है, एक कि वो वेवलेंथ जो लाइट उस पर इंसिडेंट हो रही है उस वेवलेंथ से बड़ा हो, और दूसरा कि उस वेवलेंथ से छोटा हो। ठीक है, तो यानी कि साइज ऑफ पार्टिकल कंपेरेबल हो या फिर उससे छोटा हो तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है ऑफ डिफरेंट कलर्स। बट अगर साइज ऑफ पार्टिकल उस लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा होगा तो ऐसे में वो स्कैटर नहीं करेगा, जस्ट आपको मतलब स्कैटर करेगा बट सारे कलर बेसिकली। जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल समझे कि ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से है। रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट जो रेडिश कलर दिखता है वो किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से है। तो ये जो स्कैटरिंग हो रहा है, ये स्कैटर जो हो रहा है, ये लाइट जब स्कैटर कर रही है तो इसमें डिफरेंट कलर्स की लाइट स्कैटर करती हैं। अब डिफरेंट कलर्स की लाइट स्कैटर करने का मतलब है कि हर एक लाइट की अपनी अपनी वेवलेंथ है। रेड का अलग है, वॉयलेट का अलग है, इंडिगो का अलग है। तो जब वो पार्टिकल से टकरा के स्कैटर कर रही होती है तो उस समय ये मैटर करता है कि जो जिस पार्टिकल के से वो स्कैटर कर रही है उस पार्टिकल का जो साइज है वो डिफरेंट कलर्स की जो वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ है उससे छोटा है कि बड़ा है। अगर बड़ा होगा तो सारी कलर एक साथ स्कैटर कर जाएंगे, जिसकी वजह से सिर्फ व्हाइट कलर ही स्कैटर करेगा, जिसका एक एग्जांपल है व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड। ठीक है, और अगर उस पार्टिकल के साइज ऑफ पार्टिकल जो है वो पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ से छोटा होगा तो ऐसे में वो पर्टिकुलर कलर स्कैटर करना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल ब्लू कलर ऑफ द स्काई, रेडिश एट द सनराइज और सनसेट, ये एग्जांपल है। ठीक है, तो ये स्कैटरिंग का एक एग्जांपल है। तो इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि when the size of a scattering particle is much smaller than the wavelength of incident light, there is no exchange of energy between the incident light and the scattering particles. Consequently, there is no change in the frequency or wavelength of the scattered light. This type of scattering is called elastic or Rayleigh scattering. It obeys Rayleigh's law of scattering. ठीक है, तो यहाँ पे दो फिनोमनाज हैं, इलास्टिक और इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग जिसको हम रिले स्कैटरिंग भी बोलेंगे, दैट इज रिले। ठीक है, ये इलास्टिक है। कौन से वाला, ये वाला केस हो गया। इसका मतलब है इनके अकॉर्डिंग, इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, अगर जो लाइट स्कैटर कर रही है जिस पार्टिकल की वजह से, अगर वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से काफी छोटा है तो ऐसे कंपेयर में उनकी एनर्जी में कोई एक्सचेंज नहीं होता है और सारी की सारी लाइट क्या होने लगती है, स्कैटर होने लगती है। इसका मतलब डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट स्कैटर होने लगती है, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट फिनोमेना देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये किसका कहना है, रेले का कहना है, यानी कि इलास्टिक है। नेक्स्ट है inelastic scattering. When the size of scattered particle is much greater than the wavelength of incident light, there is interchange of energy between incident light and the scattering particle. Consequently, the scattering light has frequency or wavelength different from that incident light. This type of scattering is called inelastic. For example, Raman effect or Compton effect. तो basically inelastic में क्या है कि exchange हो रहा है जिसमें size of particle जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत बड़ा है, जिसमें एनर्जीज का एक्सचेंज हो रहा है। जब लाइट इंसिडेंट हो रही है और जब वो स्कैटर हो रही है तो दोनों की एनर्जीज में डिफरेंस है, तो वेवलेंथ में भी डिफरेंस आता है। तो ये एक हिसाब है इन इलास्टिक स्कैटरिंग का। बट आपको मेन जो याद रखना है रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में वैसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर हमें इंस्ट्रूमेंट भी स्टार्ट करना है, छोटा सा टॉपिक है। बाकी फिर बाकी बच्चे भी आ जाएंगे। तो यहाँ तक अभी तक स्कैटरिंग के लिए समझ लो कि स्कैटरिंग जो है वो लाइट का स्कैटर करना, सभी डायरेक्शन में स्कैटर करना, यानी कि अपने पाथ से डेविएट हो जाना किसी पार्टिकल की वजह से। यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है जिसमें साइज ऑफ पार्टिकल जिससे लाइट स्कैटर कर रही है वो लाइट की वेवलेंथ से बड़ा हो सकता है और छोटा हो सकता है। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक अगर कोई डाउट है तो पूछिए, किसी को कोई डाउट? यस सर, नो सर, जो भी है चैट में लिख सकते हैं।
निशु, चंचल, दिव्यांशु, कशिश, एनी डाउट्स? नो सर। ठीक है। कशिश, आपने बताया नहीं, आपका चैप्टर खत्म हो गया, मतलब आप पीछे की क्लासेस देख ही नहीं रहे हो ना बिल्कुल भी? सर